ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और शॉर्ट में ईएम वेव्स और रेडिएंट एनर्जी। वैसे तो बच्चों टॉपिक पूरा फिजिक्स का है, डिटेल में हम वहीं पढ़ते हैं, बट हमें कुछ बेसिक टर्म्स यहां पर देखनी है बस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो बच्चों वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, ठीक है। एंड दीज वेव्स ट्रेवल इन द स्पेस विद द सेम स्पीड एज लाइट। और ये जो वेव्स ट्रैवल करती हैं इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दीज वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बच्चों होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। कैसे कि सपोज ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ही ट्रांसफर होती है। इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। इनको बच्चों मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द रेडिएंट एनर्जी डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। द रेडिएंट एनर्जी हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ट्रेवल एट राइट एंगल टू दीज फील्ड्स। देखो बच्चों, तो इसमें बच्चों अगर हम बात करें ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ईएम वेव, ठीक है। द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो अपर मोस्ट पार्ट होता है बच्चों ये वाला, इस अपर मोस्ट पार्ट को कहते हैं बच्चों क्रेस्ट। क्या कहते हैं बच्चों इसको? क्रेस्ट। एंड द लोअर मोस्ट पोर्शन इज कॉल्ड ट्रफ। और ये जो नीचे वाला लोअर मोस्ट पोर्शन होता है इसको ट्रफ कहते हैं बच्चों। तो टॉप मोस्ट क्रेस्ट और नीचे सबसे लोअर मोस्ट को ट्रफ कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसी वेव से रिलेटेड। उसमें फर्स्ट आता है बच्चों वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। दो नियरेस्ट क्रेस्ट या दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को ही लैम्डा यानी वेवलेंथ कहते हैं। तो इसकी यूनिट वही होगी जो लेंथ की होती है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, वेव की लेंथ दैट इज वेवलेंथ। बट टेक्निकली हमें देखना है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रफ नोन एज वेवलेंथ, डिनोटेड बाय लैम्डा। इसकी यूनिट बच्चों एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी यूनिट लेंथ की होती है। और ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए बच्चों कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू इतना मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर एंड 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है बच्चों। और ये जो पोर्शन है बच्चों यहां से यहां तक, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये भी बच्चों एम्पलीट्यूड ही है। एम्पलीट्यूड को डिनोट किया जाता है ए से, तो ये भी क्या है बच्चों? ए है, ठीक है। वेव नंबर, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में जितनी भी वेव्स होती हैं उसे वेव नंबर और डिनोट करते हैं न्यू बार से। किससे बच्चों? न्यू बार से इसको डिनोट करते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू न्यू बार वेव नंबर। इसकी यूनिट हो जाएगी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, बिकॉज रेसिप्रोकल है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। Frequency of a wave is defined as the number of waves which pass through a point in 1 second. एक सेकंड में किसी पॉइंट से, सपोज इस पॉइंट से एक सेकंड में जितनी भी वेव्स पास होती हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय न्यू। और 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू होता है 1 सेकंड इनवर्स। तो बच्चों इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स या साइकिल पर सेकंड, ठीक है बच्चों। बहुत बेसिक सी बातें हैं ये। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। तो 1 फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड, यूनिट सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड।
C इक्वल्स टू बच्चों होता है न्यू लैम्डा। तो एक्चुअली बच्चों हम लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ये बच्चों हमें लर्न होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। C इज द स्पीड, या हम बात करें वेलोसिटी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, सिंस C इज कांस्टेंट दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हम जानते हैं बच्चों ये C कांस्टेंट होता है, तो अगर हम यहां से देखें बच्चों C जो है कांस्टेंट है, तो न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज जो C है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है बच्चों, तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है हमारा दैट इज एम्पलीट्यूड, और इस वाले पोर्शन को भी कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब बच्चों मैंने जैसा कि आपको बताया ये रिलेशन हमको डायरेक्टली लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कंक्लूजन। न्यू इक्वल्स टू C बाय लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा को हम कहते हैं वेव नंबर, तो 1 अपॉन लैम्डा को मैंने रिप्लेस कर दिया न्यू बार से, दैट इज वेव नंबर से, तो दैट इज अ कंक्लूजन। ठीक है बच्चों, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और EM स्पेक्ट्रम क्या बच्चों, देखो इट इज अ अरेंजमेंट। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बच्चों लैम्डा डिक्रीज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बच्चों लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी, तो यहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, तो बच्चों इट इज अ गामा रेज। तो गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फिर एक्सरे, देन अल्ट्रावायलेट रेज, देन विजिबल रेज, देन इंफ्रारेड रेज। कौन सी है बच्चों, ये इंफ्रारेड रेज। ये कौन सी है बच्चों, माइक्रोवेव्स, और ये है बच्चों रेडियो वेव्स। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है बच्चों, रेडियो वेव्स की। फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी है बच्चों, रेडियो वेव्स की। गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम, तो लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ कम हो रहा है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट है बच्चों, ये जो अरेंजमेंट है दैट इज इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंड ऑल दीज रेज आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टाइप है। और विजिबल रेज बच्चों, विजिबल रेज जैसा कि हम जानते हैं कौन सी होती हैं बच्चों, दैट इज विबग्योर। कौन बच्चों, विबग्योर, दैट इज विजिबल रेज। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर अगर आप देखोगे तो वेवलेंथ कम होती जाती है। तो लेफ्ट टू राइट हमने अरेंज किया है, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें लर्न होनी चाहिए, ये सीक्वेंस हमसे पूछ लिया जाता है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी विच इज प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक। हियर क्वांटम वर्ड मीन दैट इज स्टेप बाय स्टेप, डिसकंटिन्यूअस। इन्होंने कहा था कि किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है, आइदर एमिशन और एब्जॉर्प्शन, वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ये नहीं कि लगातार एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। किस तरह से होता है, इस तरह से होता है बच्चों। देखो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और इन एनर्जी के पैकेट्स को क्वांटम कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, क्वांटम। तो इलेक्ट्रॉन जब हम स्टडी करेंगे आगे बोर्स मॉडल में, तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर शेल से अपर शेल में जाएगा तो हम देखेंगे कि वो एनर्जी एक साथ एब्जॉर्ब नहीं करता है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब वो रिलीज करता है तो वो रिलीज भी स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ही करता है। तो बच्चों वो जो हम स्टडी करेंगे वो इसी के बेस पर बात करेंगे। ठीक है, लाइट के केस में बच्चों, लाइट के केस में एनर्जी के इन पैकेट्स को फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, लाइट के केस में इन पैकेट्स को फोटोन कहा जाता है, और जनरली इन एनर्जी के पैकेट्स के लिए वर्ड यूज होता है क्वांटम। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन
जब हम स्टडी करेंगे तो ध्यान रखना हम इसी पर बेस्ड बात करेंगे। तो एक्चुअली हमारा पूरा चैप्टर एटम से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन भी जब एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब करेगा तो वो पैकेट्स की फॉर्म में ही करेगा, और इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के पैकेट्स को क्वांटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? क्वांटा। और लाइट के एनर्जी के पैकेट्स को फोटोन, और जनरली इनके लिए वर्ड यूज होता है बच्चों क्वांटम। ठीक है, अब बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, दैट इज ई प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चों? प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे कहते हैं एच। हियर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और हम जानते हैं न्यू इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लैम्डा। हमने यहां पुट कर दिया सी अपॉन लैम्डा। अब बच्चों एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो हम लिख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा। तो ये बच्चों इनका कंक्लूजन, ये रिलेशन आया कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनल साइन हटाए, कांस्टेंट आया H विच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों? तो अब अगर हम बात करें प्लैंक्स कांस्टेंट, इस H की वैल्यू क्या होती है वो हमें लर्न होनी चाहिए। ये कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों जूल सेकंड में, और ये है अर्ग सेकंड में। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग्स होता है। तो बच्चों हमने जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁷ पुट कर दिया, और सॉल्व करने पर आ गया 10⁻⁻27। ठीक है बच्चों? तो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। अब उन्होंने क्या कहा कि एक पैकेट, यहां बच्चों हमने अभी बात की थी एक क्वांटम की, तो एक क्वांटम की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। मतलब कितने ज्यादा राउंड्स पर सेकंड होंगे, इसका मतलब उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी उतना ज्यादा यूज होगा। ठीक है? जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में जितने राउंड लगाएगा, मतलब जितने ज्यादा वो राउंड लगाएगा एक सेकंड में, तो हम बोल सकते हैं वो उतनी ही एनर्जी यूज करेगा। ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही बात? जैसे अगर हम इसको समझें कि सपोज इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 5 राउंड्स लगा रहा है, सपोज लेट, और एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 10 राउंड्स लगा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हुई? 10 राउंड्स पर सेकंड। अब 10 राउंड पर सेकंड, वो एक सेकंड में 10 राउंड लगा रहा है, इसका मतलब जल्दी जल्दी घूम रहा है। अब वो जल्दी जल्दी घूम रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी को यूज ज्यादा कर रहा है, तो रिलीज भी ज्यादा करेगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। तो वहीं से एक्चुअली हम ये रिलेशन को समझ सकते हैं। अब एक पैकेट की एनर्जी बच्चों h न्यू है, तो 2 पैकेट की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2h न्यू। 3 पैकेट की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3h न्यू। तो ऐसे ही बच्चों n पैकेट्स, n नंबर ऑफ पैकेट्स की एनर्जी हो जाएगी nh न्यू। तो अब हमारे पास रिलेशन आया E इक्वल्स टू nh न्यू। इट इज टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बच्चों एक क्वांटम की एनर्जी है, और ये टोटल एनर्जी है। जितने भी पैकेट्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आपको निकालना हो तो एक पैकेट की एनर्जी h न्यू, तो जितने पैकेट्स रिलीज हो रहे हैं उसके नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी। एंड हियर n इज नंबर ऑफ क्वांटा। ठीक है? या हम लाइट की केस की बात करेंगे तो उसको फोटोन कहेंगे। और यहां जो n है बच्चों वो एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3। क्लियर है? एंड सो ऑन। अब ये बच्चों हमारे पास मेन रिलेशन आया है, ये हमें लर्न होना चाहिए। इसी को अगर हम और सिंप्लीफाई करें फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर द सेक ऑफ आर कन्वीनियंस, तो हम जानते हैं बच्चों न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। और हमने एक रिलेशन और पढ़ा था 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू बार, दैट इज वेव नंबर। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन या बोले फॉर्मूला हो गया। हियर n इज नंबर ऑफ क्वांटम या फोटोन, h is Planck's constant, c is speed of light, lambda is wavelength, and nu bar is wave number.
ठीक है बच्चों। अब न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने के लिए हम यहां इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, इसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना उसको मैं एक बार यहां पुट कर देता हूं, तो अब जो रिलेशन आएगा हम उसको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, H एंड C की जो वैल्यू थी उसको पुट कर दिया, मैंने इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया, तो मेरे पास आया 12400 अपॉन लैम्डा। लेकिन ध्यान रखना है यहां ये जो लैम्डा है बच्चों वो एंगस्ट्रॉम में है, और एनर्जी जो आएगी हमारी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो अगर आपको टाइम थोड़ा सा बचाना है तो हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास वेवलेंथ हो और एनर्जी पूछा जाए तो। लेकिन ध्यान रखना है लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है और यहां एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और 1 एंगस्ट्रॉम का मैं आपको रिलेशन बता चुका हूं बच्चों, 10⁻⁻10 मीटर एंड 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। और ये मैंने आपको भी बताया था कि 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग होता है। तो अब बच्चों हमारे लिए न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूले एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ये हमें लर्न करने हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो बहुत इजी है बच्चों, लैम्डा गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम डायरेक्ट रिलेशन जानते हैं, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा हमें गिवन है, सी की वैल्यू हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ये वैल्यू जो होती है बच्चों ये मीटर पर सेकेंड होती है, और हमें जो लैम्डा गिवन है वो एंगस्ट्रॉम में गिवन है। तो हमने क्या किया, इसको भी मीटर में चेंज कर लिया, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। तो हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया क्योंकि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। सॉल्व किया, मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चों, तो एक आंसर मेरे पास आ गया बच्चों फ्रीक्वेंसी का। बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड। वेव नंबर इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा मुझे गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, मैंने पुट कर दिया और एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लिया लाइक दिस। इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास बच्चों वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? तो बच्चों एक हमसे पूछा था उसने फ्रीक्वेंसी और एक पूछा था वेव नंबर, हमने डायरेक्ट रिलेशन यूज किया और हमारे पास ये आंसर्स आ गए। ओके, क्लियर है? समझ आ रहा है? इजी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया हुआ है, हमें इसको इजी है, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। हमें E1 और E2 गिवन है, दोनों की वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। तो बच्चों हम जानते हैं ये रिलेशन कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा था E इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। तो बच्चों E1 लैम्डा 1, ठीक है, H और C कांस्टेंट होते हैं। E2 इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा 2, दोनों को डिवाइड किया, HC से HC कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया बच्चों लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो E1 अपॉन E2 मुझे क्वेश्चन में गिवन है 40 एंड 60, मैंने पुट कर दिया। लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 आ गया बच्चों मेरे पास 2/3। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 2/3 लैम्डा 1। तो ये बच्चों हमारे पास रेशियो आ गया वेवलेंथ का, और हम इस तरह से रिलेशन भी लिख सकते हैं। क्लियर है? बहुत इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग लैम्डा इक्वल्स टू 700 नैनोमीटर। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में वेवलेंथ गिवन है नैनोमीटर में, आपको एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में एंड इन किलो जूल पर मोल में। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई यहां पर, आपको यहां इलेक्ट्रॉन की आपको यहां जो एनर्जी निकालनी है फोटोन की जो आपको यहां एनर्जी निकालनी है वो बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में और किलो जूल पर मोल में निकालनी है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमने रिलेशन देखा था, मैंने कहा था डायरेक्ट हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें लैम्डा नैनोमीटर में गिवन है
और मुझे यहां लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखना है अगर मुझे इस रिलेशन का यूज करना है तो अब मुझे सबसे पहले लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना होगा। तो 700 नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है बच्चों 10⁻⁻9 मीटर। मुझे इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। कितना होता है बच्चों? 10⁻10 मीटर। तो हमने इसको चेंज कर लिया, ये हो गया मेरे पास 7000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है बच्चों? तो मैंने नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसको यहां पे पुट कर देता हूं तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक आंसर तो बच्चों मेरे पास आ गया। अब मुझे जूल में एनर्जी लानी है तो मैंने आपको रिलेशन बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व किया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई बच्चों जूल में। ठीक है, क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है? तो हमने जूल में आंसर ला दिया बच्चों। ठीक है, अब हमसे बोला है किलो जूल पर मोल में लाना है। अब बच्चों पर मोल का मतलब होता है 1 मोल के लिए, और 1 मोल का मतलब 6 इंटू 10⁻23 फोटोन्स। बच्चों ये जो मेरे पास एनर्जी आई है ना अभी दोनों, ये पर फोटोन आई है, ये एक फोटोन की आई है। तो ये एनर्जी भी बच्चों मेरे पास 1 फोटोन के लिए है, और ये भी बच्चों मेरे पास किसके लिए है? 1 फोटोन के लिए है। तो मुझे 1 मोल फोटोन्स के लिए लानी है। तो कैसे देखेंगे बच्चों? सबसे पहले इसको मैंने किलो जूल में कन्वर्ट किया, और किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसमें 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, यहां तक ये मेरे पास आई है पर फोटोन। 1 फोटोन के लिए मेरे पास एनर्जी आ गई। तो बच्चों 1 फोटोन के लिए मेरे पास एनर्जी इतनी है, ये 1 फोटोन के लिए किलो जूल में है। तो 1 मोल फोटोन के लिए मुझे एनर्जी लानी है। 1 मोल फोटोन का मतलब एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 फोटोन्स की एनर्जी लानी है। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने एवोगैड्रो नंबर से। ये मेरे पास एनर्जी आ गई बच्चों 1 मोल फोटोन की। कितने मोल फोटोन की एनर्जी आ गई बच्चों? 1 मोल फोटोन की। इसको हम लिखेंगे किलो जूल पर मोल। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 इंटू 10⁸ photons of a certain light radiation are found to produce 1.5 जूल एनर्जी। कैलकुलेट वेवलेंथ इन मीटर। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, E इक्वल्स टू NhC अपॉन लैम्डा। हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है तो मैं इस रिलेशन को इस तरह भी लिख सकता हूं। अब मुझे क्वेश्चन में n यानी नंबर ऑफ फोटोन्स गिवन है, H एंड C की वैल्यू बच्चों मुझे याद होती है, एंड E क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज 1.5 जूल। तो अब मैं इन सब वैल्यूज को पुट करता हूं, नंबर ऑफ फोटोन्स, H की वैल्यू बच्चों, C की वैल्यू एंड एनर्जी की वैल्यू। एक बात ध्यान रखना बच्चों, यूनिट सारी सेम होनी चाहिए। ये बच्चों मेरे पास SI यूनिट में है जूल में, ये भी बच्चों मीटर में है यानी SI में है, और जूल 1.5 ये भी SI यूनिट है। तो सारी यूनिट SI यूनिट में है, इसलिए हमें किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और हमें लैम्डा मीटर में लाना है, दैट इज SI यूनिट में ही लाना है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई, और इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों मेरे पास लैम्डा आ गया मीटर में। क्लियर है? बिल्कुल इजी। हमें n गिवन था, H और C हमें याद होता है, एनर्जी हमें गिवन है वो हमने पुट कर दिया, डायरेक्ट मेरे पास मीटर में आंसर आ गया बच्चों। बस ध्यान रखना कि हम वैल्यूज कौन सी पुट कर रहे हैं। अगर SI की वैल्यू है 1 तो सारी SI में ही होनी चाहिए, MKS यूनिट ही होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ओके, क्लियर है बच्चों? अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स। इस बार बच्चों हमसे नंबर ऑफ फोटोन्स पूछा है। एमिटेड इन 10 आवर्स बाय अ 60 वॉट सोडियम लैंप इफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज 6000 एंगस्ट्रॉम। इस बार बच्चों हमें एक बल्ब की पावर गिवन है, 60 वॉट मतलब पावर गिवन है हमें। तो अब एक रिलेशन हम जानते हैं, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि एनर्जी इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई टाइम होता है। ठीक है, और हमें टाइम बच्चों 10 आवर्स गिवन है, तो क्यों ना हम उसको सेकंड में कन्वर्ट कर ले पहले। तो पावर मुझे गिवन है, टाइम बच्चों मैंने सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हम एनर्जी और पावर में एक रिलेशन जानते हैं, E इक्वल्स टू P इंटू टी। हियर P इज द पावर ऑफ बल्ब,
टाइम हमें गिवन था, हमने उसको सेकंड में चेंज कर लिया। यहां से बच्चों मैंने एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया, तो पावर को मैंने एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो ये रिलेशन हमने यूज किया E इक्वल्स टू P इंटू टी। यहां से मेरे पास एनर्जी आ गई और अब मैं E इक्वल्स टू NHC अपॉन लैम्डा वाला रिलेशन यूज कर सकता हूं बच्चों। इस बार क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमसे n मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू पूछी है। तो एनर्जी बच्चों हमारे पास आ गई है, n मुझे फाइंड आउट करना है, h और c हमें पता होता है, लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि मुझे n निकालना है, तो E लैम्डा इधर ले गए, hc को नीचे लिया है। एनर्जी की जो वैल्यू मुझे गिवन थी मैंने उसको यहाँ पे पुट कर दिया। लैम्डा मुझे गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, एक वही बच्चों ये जूल में है और एंगस्ट्रॉम में है लैम्डा, तो मुझे इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो बच्चों मैंने उसको मीटर में चेंज कर लिया, 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, एनर्जी बच्चों मैंने एज इट इज यहाँ पे पुट कर दी, एच की वैल्यू हमने पुट कर दी SI यूनिट जूल में, मीटर में बच्चों हमने C की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, मेरे पास n की वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इतने फोटॉन्स मुझे मिलेंगे। क्लियर है? तो इन क्वेश्चन में बच्चों मेन तो यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान रखना है। यूनिट सारी एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। अगर एक CGS है तो सारी CGS होनी चाहिए, और अगर एक यूनिट MKS में तो MKS में होना चाहिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ गैस एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। एक गैस है बच्चों, वो 300 नैनोमीटर का फोटोन एब्जॉर्ब कर रही है एंड एमिट्स इनटू 2 रेडिएशन, और ये 2 रेडिएशंस एमिट कर रही है। एक गैस 300 नैनोमीटर एब्जॉर्ब कर रही है और 2 रेडिएशंस एमिट कर रही है, इन विच वन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। इसकी वेवलेंथ हमें गिवन है बच्चों 400 नैनोमीटर, और हमसे इसकी वेवलेंथ पूछी है क्वेश्चन में। तो एक गैस है वो 300 नैनोमीटर एब्जॉर्ब कर रही है और 2 रेडिएशन एमिट कर रही है। तो एक रेडिएशन की वेवलेंथ हमें गिवन है, दूसरे रेडिएशन की वेवलेंथ हमसे पूछी है। तो बच्चों बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। अब हम यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन का मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। टोटल जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही टोटल एनर्जी बच्चों रिलीज होती है। तो टोटल एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल रिलीज एनर्जी। तो अब बच्चों हमने यही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज्ड। तो एक एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, वो 2 पार्ट में रिलीज हो रही थी, बस इतना सा है। इसका मतलब इन दोनों की टोटल एनर्जी जो है, जो रिलीज हो रही है, वो इस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के इक्वल होती है बच्चों। तो हमने क्या किया, हमने इसकी एनर्जी को मान लिया E1 और बच्चों इसकी एनर्जी को मान लिया E2। ठीक है, इसको मैंने λ1 लिख दिया, मैंने इसको λ2 लिख दिया। ओके बच्चों, तो E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और इसकी एनर्जी को हमने मान लिया E और लैम्डा को मान लिया लैम्डा बस। तो हमें लैम्डा गिवन है, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, तो हमने लिख दिया E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू E। अब हम जानते हैं रिलेशन बच्चों, HC अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू HC अपॉन λ1 प्लस HC अपॉन λ2। यहां से HC कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो HC तो बच्चों यहां पर कैंसिल आउट हो गया, कट गया, हमारे पास बचा ये। अब बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, लैम्डा मुझे गिवन है, λ1 मुझे गिवन है, मुझसे λ2 पूछा है, दूसरे रेडिएशन की वेवलेंथ मुझसे पूछी है। तो अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। हमने वैल्यू पुट किया, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब हमने इसको सॉल्व किया बच्चों, एलसीएम लिया तो ये मेरे पास आया। अब हमें इजीली दिख रहा है, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। इसको सॉल्व किया तो λ2 आ गया बच्चों 1200 नैनोमीटर। बहुत इजी था बच्चों, बस हमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंटली यूज करना था कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है टोटल उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। अब चाहे वो कितने भी पार्ट्स में रिलीज हो रही हो, बट टोटल रिलीज एनर्जी टोटल एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के इक्वल ही होगी हमेशा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये बच्चों हमें मेनली ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। क्लियर है? समझ में आया बच्चों?
ओके तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि नील्स बोर ने प्रपोज किया था। दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स। बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमें ध्यान रखना है कि ये मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है, दैट इज जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे H, He+, Li+2, Na+10 एंड यूरेनियम 91+ एक्सेट्रा। तो जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा ये सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है। बोर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ये जो पूरा मॉडल पढ़ने जा रहे हैं ये बच्चों पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एक मास होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब वो एक पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे बच्चों, हमें उनको वन बाय वन स्टडी करना है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। बिल्कुल, हमने रदरफोर्ड में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, और इस सर्कुलर पाथ को बच्चों ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इन्होंने क्या कहा, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूमता है, इस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें इसका एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। अब एंगुलर मोमेंटम से क्या मतलब है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम r रेडियस से डिनोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस रेडियस, और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो mvr इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो एंगल बनाते हुए रिवॉल्व करेगा, तो वो तभी रिवॉल्व करेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। मतलब दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है बच्चों n, दैट इज n की जो वैल्यू है यहां पर वो 1, 2, 3 से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और h/2π को शॉर्ट में h बार भी लिखा जाता है बच्चों, दैट इज इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, वरना नहीं होगा। अब n जैसा कि मैंने कहा पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, h प्लैंक कांस्टेंट है। अब अगर n की वैल्यू 1 है तो h/2π, n की वैल्यू 2 है तो 2h/2π, 3 है तो 3h/2π, 4 है तो 4h/2π। क्लियर है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए बच्चों, 1.5h/2π, 0.5h/2π, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जिस एक ऑर्बिट में घूम रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, जब तक हम उसको बाहर से डिस्टर्ब नहीं करें इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा और कांस्टेंट एनर्जी रहती है, जिसे स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और इन ऑर्बिट्स को डिनोट किया जाता है नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से या k LMNO से। ठीक है, देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट दैट इज ग्राउंड स्टेट, देखो बच्चों ये है फर्स्ट शेल दैट इज ग्राउंड स्टेट, इसको कहा जाता है। इसके ऊपर ये न्यूक्लियस के यहां फर्स्ट शेल के बाद बाहर की तरफ टुवर्ड अवे, मतलब न्यूक्लियस से अवे जा रहे हैं हम। न्यूक्लियस के पास फर्स्ट शेल जिसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, फिर सेकंड शेल जिसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहा जाता है, और इसे बच्चों L से भी डिनोट करते हैं। देन उसके ऊपर बच्चों सेकंड एक्साइटेड स्टेट जिसे M से डिनोट करते हैं, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फिर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाले जितने भी शेल हैं उन्हें एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, अभी हम देखेंगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से हायर शेल में जाएगा तो वो एक्साइट हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट से ऊपर वालों को एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। तो इट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट इज सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से एंड सो ऑन चलता रहेगा।
क्लियर है बच्चों, समझ में आई बात। नेक्स्ट पोस्टुलेट, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन कैन ओनली अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर एंड इट इज, देखो बच्चों क्या है ये कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो वो अपने आप नहीं जाएगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो फोटोन की फॉर्म में करेगा, जो हमने पढ़ा था एच न्यू। तो इलेक्ट्रॉन फोटोन की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करके इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में चला जाएगा, यानी लोअर शेल से हायर शेल में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, इसका मतलब लोअर से हायर जाने पर उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। इसको हम लिख देते हैं E1, इसको हम लिख देते हैं E2। तो यहां से ऊपर जाने में उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की बच्चों। और वही इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी ऑलमोस्ट उतनी एनर्जी वो क्या कर देगा, नीचे रिलीज कर देगा। तो जब वो ऊपर से नीचे आता है, आउटर ऑर्बिट से नीचे इनर ऑर्बिट में आता है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है और फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। अगर मुझे दोनों में डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, हायर माइनस लोअर। तो हायर शेल की एनर्जी माइनस लोअर शेल की एनर्जी, दैट इज हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, विच इज इक्वल टू एच न्यू। हियर इसको हम डिनोट कर रहे हैं बच्चों हायर शेल से, इसको डिनोट कर रहे हैं लोअर शेल से, तो दैट इज N2 और ये हो गया बच्चों N1। तो N2 इज ग्रेटर देन N1। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ डेल्टा E निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, E2 माइनस E1। अब चाहे आप इसके लिए निकालो या इसके लिए निकालो, हम डिफरेंस E2 माइनस E1 ही लिखेंगे, बिकॉज हायर शेल की एनर्जी हायर होगी और लोअर शेल की एनर्जी लोअर होगी। क्लियर है बच्चों, समझ आया। अब बात करते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल, रेडियस ऑफ शेल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। नाउ रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट के लिए बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो v वेलोसिटी से मूव करता है, उसका मास होता है m। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है टुवर्ड सेंटर, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स या कुलाम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और एक फोर्स इस पर न्यूक्लियस से अवे बाहर की तरफ लगता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। बोर्स ने कहा कि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है फिक्स्ड एनर्जी के साथ। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर गिर जाएगा, अगर ये फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। लेकिन एटम में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ स्टेबल होते हैं, जब एक ऑर्बिट में घूमते हैं तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है। क्लियर है, समझ आ रही है। तो दोनों फोर्स को बच्चों इक्वल कर दिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r और अट्रैक्शन फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है वो बच्चों हम फिजिक्स में पढ़ते हैं K Q1Q2/r² होता है। यहां बच्चों Q1 क्या है, दैट इज ZE, Q2 क्या है, दैट इज E। Q1 इट इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड Q2 इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं बच्चों, Z प्रोटॉन्स। तो यहां हम इसके चार्ज को लिख रहे हैं ZE से और इसके चार्ज को लिख रहे हैं बच्चों E से। तो एक प्रोटॉन का चार्ज 1E, दो प्रोटॉन का चार्ज 2E, तो Z प्रोटॉन का चार्ज ZE और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हमने यहां पे पुट कर दिया। ये आ गया बच्चों मेरे पास जो इनसाइड फोर्स है वो। और जो K है इसे कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। K को क्या कहते हैं बच्चों, कूलम्ब्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, हमें लर्न करनी है। दोनों फोर्स को हमने बैलेंस कर दिया, जैसा कि बोर्ड ने कहा दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वल कर दिया।
ठीक है, यहां से हमने वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, यहां तक बच्चों हमें समझ आ गया। तो इस पूरे डेरिवेशन में मेन पॉइंट था कि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और ये बच्चों कूलम्बिक फोर्स कैसे आया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था mvr इक्वल्स टू nh/2π, इसी से हमने v निकाल लिया, और ये जो v की वैल्यू आई है इसको बच्चों अब हम यहां पे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरे पास आ जाएगा ये, और फिर लास्ट में मुझे मिलेगा ये रिलेशन। तो बच्चों अब मुझे ये जो कंक्लूजन आया है, रेडियस का रिलेशन आया है, ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए अब। ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स। अब इसमें जो n है नंबर ऑफ शेल, और जो z है एटॉमिक नंबर, वो वेरिएबल है, और बाकी सब कांस्टेंट हैं। इन सब कांस्टेंट की वैल्यू को जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। तो बच्चों न्यूमेरिकल्स के लिए हम ये रिलेशन डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और ये वाला। तो इस पूरे कंक्लूजन में बच्चों ये दोनों रिलेशन हमें याद होने चाहिए, और डेरिवेशन का जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट था वो याद होना चाहिए। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। क्लियर है बच्चों, समझ आया। तो इट इज अ रेडियस ऑफ शेल, ये हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स के लिए लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमने अभी पढ़ा दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, यहां से v स्क्वायर आया, और एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं बच्चों mvr इक्वल्स टू nh/2π। क्लियर, हमने इन वैल्यूज को यहां पे पुट किया, ये आया मेरे पास, और फिर मुझे ये रिलेशन मिला कंक्लूजन। तो ये मेरे पास बच्चों इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। अगेन z और n वेरिएबल हैं, कांस्टेंट्स की वैल्यू को मैंने पुट किया, मुझे ये मिला। E इज द चार्ज, z is atomic number, n is number of shell, h is Planck constant and k is Coulomb constant। ये बच्चों मेरे पास आया मीटर पर सेकंड में। ये बच्चों न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये दोनों जो हमने रिलेशन पढ़े रेडियस और वेलोसिटी के, ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड है, ये बात जरूर ध्यान रखना बच्चों आप। ये कांस्टेंट है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। क्लियर है बच्चों, समझ आया? ओके। तो अब हम बात करते हैं बच्चों टाइम पीरियड की। टाइम टेकन फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन nth ऑर्बिट। मान लेते हैं ये कोई ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो टाइम टेकन, तो वो पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा रहा है वो अब हमें फाइंड आउट करना है। किसी भी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, कंप्लीट रिवॉल्व करता है, तो कितना टाइम वो यूज करता है वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो टाइम इक्वल्स टू बच्चों डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन जब इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो बच्चों उसकी डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, दैट इज सर्कमफेरेंस के इक्वल। तो बच्चों यहाँ 2πr एक्चुअली क्या है हमारे पास, सर्कमफेरेंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, दैट इज 2πr। ठीक है, तो यहां से हमें दिख रहा है कि t इज प्रोपोर्शनल टू r अपॉन v, और r बच्चों हम जानते हैं n स्क्वायर बाय z होता है, और v हमने पढ़ा था z अपॉन n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से बच्चों मुझे सीधा ये रिलेशन नजर आ रहा है, दैट इज t प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। अब बच्चों ये जो रिलेशन आया है, हमें ये रिलेशन एक्चुअली अब फाइनली डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन हमें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। तो t प्रोपोर्शनल टू r अपॉन v, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, v प्रोपोर्शनल टू z बाय n। इसको सिंप्लीफाई किया, आया बच्चों n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। ये रिलेशन हमें टाइम पीरियड का याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन जो होता है वो टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, दैट इज जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम, तो हम बोल सकते हैं और इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इट इज अ इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो जस्ट जो रिलेशन यहां आया था उसका रिवर्स हो गया बच्चों, दैट इज v प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब, जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कैलकुलेट द रेडियस इन एंगस्ट्रॉम ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकेंड ऑर्बिट बोल दिया बच्चों, मतलब n हमें गिवन है, यहां पर नंबर ऑफ शेल गिवन है, तो बच्चों n हमें गिवन है 2।
एंगस्ट्रॉम में लाना है तो ये रिलेशन हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। Z हाइड्रोजन के लिए बच्चों Z कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1। अब दोनों की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूंगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। इसको सॉल्व किया, मेरे पास रेडियस आ गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बच्चों क्वेश्चन है ये। क्लियर है? तो सेकंड ऑर्बिट के लिए n की जगह 2 पुट किया, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 पुट किया, एंगस्ट्रॉम में रेडियस आ गई। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट द रेडियस रेशो ऑफ। इस बार बच्चों में रेडियस का रेशो फाइंड आउट करना है ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट? तो बच्चों मैंने कहा था n इक्वल्स टू 1 को ग्राउंड स्टेट कहते हैं, उसके ऊपर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल्स टू 3। थर्ड शेल को सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इक्वल्स टू 2 को कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और n इक्वल्स टू 3 को कहेंगे बच्चों सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो अब बच्चों ये हमने रिलेशन पढ़ा था, इस रिलेशन से हम ये रिलेशन बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हीलियम प्लस को मैं डिनोट कर रहा हूं R1 से, हीलियम प्लस को मैं डिनोट कर रहा हूं उसकी रेडियस को R1 से, और लिथियम प्लस 2 की रेडियस को मैं डिनोट कर रहा हूं R2 से। ठीक है, तो अब हमें रेडियस रेशो निकालना है। हीलियम प्लस का तो बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट है, तो हीलियम प्लस के लिए N1 की वैल्यू हो गई बच्चों 1, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 2, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। तो देखो बच्चों ये है किसका एटॉमिक नंबर, लिथियम का। ठीक है, ये किसका एटॉमिक नंबर है बच्चों, हीलियम का, दैट इज 2। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर पुट कर दिया, लिथियम का एटॉमिक नंबर पुट कर दिया। N1 बच्चों कितना है 1, और लिथियम के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 3। तो बच्चों ये मेरे पास हो गया n इक्वल्स टू 3, मैंने पुट किया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 9। इसको सॉल्व किया, मेरे पास 1/6 रेडियस रेशो आ गया। क्लियर है बच्चों, समझ आया? तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। N1 हीलियम प्लस के लिए हमें फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, लिथियम प्लस 2 के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड शेल की बात हो रही है बच्चों। तो बच्चों मैंने यहां क्या किया, 3 का स्क्वायर कर दिया, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 9। तो बिल्कुल ध्यान रखना है हमको कौन सी वैल्यू किस तरह से पुट करना है, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रेडियस, सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। ठीक है बच्चों, बहुत इजी। सबसे पहले फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, nh/2π। हमें थर्ड ऑर्बिट मतलब हमें n की वैल्यू गिवन है 3, वो मैंने यहां पुट कर दिया, तो मेरे पास आ गया 3h/2π। बहुत इजी। अब हमें निकालना है रेडियस। तो बच्चों रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है, n बच्चों कितना है 3, दैट इज थर्ड ऑर्बिट के लिए बोला है। z बच्चों लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है, पुट किया मैंने, तो एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व किया, एंगस्ट्रॉम में बच्चों मेरे पास ये रेडियस आ गई, थर्ड शेल और लिथियम का एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम प्लस 2। नेक्स्ट हमसे पूछा है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इक्वल्स होता है 2πr, और r अभी हम यहां फाइंड आउट कर चुके हैं, उसको मैंने पुट किया, मेरे पास यहां से सर्कमफेरेंस एंगस्ट्रॉम में आ गया क्योंकि रेडियस मैंने एंगस्ट्रॉम में पुट किया था। ठीक है बच्चों, 3 हमने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट हमसे पूछा है डायामीटर, तो डायामीटर बच्चों हम बहुत इजीली जानते हैं 2r होता है। r हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको मैंने यहाँ पुट किया। अगेन डायामीटर भी एंगस्ट्रॉम में आएगा क्योंकि रेडियस भी बच्चों एंगस्ट्रॉम में पुट किया है। तो बहुत इजीली बच्चों हम क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.85 नैनोमीटर, देन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। बच्चों रेडियस गिवन है और उससे हमसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो देखते हैं बच्चों।
रेडियस गिवन था 0.85 नैनोमीटर, उसको मैंने एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लिया क्योंकि हम जानते हैं नैनोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों 10⁻⁻⁹ मीटर, और इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो 0.85, तो इनटू बच्चों हम क्या कर देंगे अब इसको, ये बच्चों -9 मीटर में था, अब 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है, दैट इज 10⁻10। तो बच्चों इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 8.5 एंगस्ट्रॉम। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब रेडियस का ये रिलेशन हम जानते हैं, रेडियस मुझे गिवन थी वो मैंने पुट कर दिया। एटॉमिक नंबर बच्चों हाइड्रोजन का 1, नंबर ऑफ शेल मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ रेडियस पता है, तो यहां से बच्चों n स्क्वायर आया 16, इसका अंडर रूट करेंगे तो n आ जाएगा बच्चों 4। शेल नंबर मुझे मिल गया है, तो रेडियस गिवन था, उससे मैंने नंबर ऑफ शेल फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इस शेल में इलेक्ट्रॉन की। तो बच्चों वेलोसिटी का रिलेशन हमें पता है मीटर पर सेकंड में होता है, ये ध्यान रखना यूनिट। z हाइड्रोजन का 1, n हम फाइंड आउट कर चुके हैं, उसको यहां पे पुट कर दूंगा। ठीक है, पुट किया बच्चों, मैंने सॉल्व किया, मेरे पास वेलोसिटी आ गई इलेक्ट्रॉन की, कौन से शेल में, दैट इज 4th शेल में वेलोसिटी आ गई। क्लियर बच्चों? ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज। आपको बताना है कि वेलोसिटी और रेडियस का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब मास के साथ आपको बताना है कि वो मास के डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इंडिपेंडेंट होगा। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम का एक रिलेशन जानते हैं, mvr = nh/2π। हम इस मास को बच्चों कहाँ ले आते हैं, नीचे ले आते हैं, हमने नीचे लिख दिया। अब हम जानते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए n तो फिक्स हो जाएगा, h और 2π ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो ये टर्म तो बच्चों कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इजीली यहां से देख के बता सकते हैं कि वेलोसिटी और रेडियस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द आंसर, दैट इज बी, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमको यहां से इजीली दिख रहा है। ठीक है बच्चों? ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 बोर ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4:1, देन व्हाट वुड बी देयर नोमेनक्लेचर। आपको शेल का नोमेनक्लेचर बताना है, आपको 2 शेल की 2 ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो गिवन है। ठीक है बच्चों, तो हम ये रिलेशन जानते हैं, हमने पढ़ा था, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस बार बच्चों हमको ये R1/R2 गिवन है क्वेश्चन में 4:1। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया 4:1। हाइड्रोजन एटम, एटम एक ही है बच्चों, तो Z1 और Z2 तो एक ही हो गया, दैट इज 1। तो इसलिए बच्चों इसकी जगह हमने 1 रख दिया, बचा n1² अब बच्चों इसका अंडर रूट करेंगे तो n1/n2 आएगा 2:1। अब हमें सिर्फ बताना है कि जो n1/n2 है उसका रेशियो 2:1 इनमें से किस किस के लिए आएगा। तो बच्चों फर्स्ट k, अगर हम k की बात करें तो k के लिए n होता है 1 और l के लिए n होता है 2। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लाऊंगा तो ये आएगा बच्चों 1/2, लेकिन हमें चाहिए 2:1। तो बच्चों ये तो उल्टा हो जाएगा, k एंड l, k पहले लिखा हुआ है तो n1 l n2, तो बच्चों रेशियो आएगा 1/2, तो गलत, ये हमारा आंसर नहीं होगा। b चेक करते हैं बच्चों, b वाले में बच्चों l/k बिल्कुल, l के लिए बच्चों n की वैल्यू होती है 2 और k के लिए n की वैल्यू होती है 1। तो बच्चों एक आंसर तो हमारा ये हो गया। बस हमें मैच करना है कि जो शेल का रेशियो आया है 2/1 वो किस किस के लिए सही है। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। सी के लिए चेक करते हैं बच्चों, n/l। तो बच्चों n का मतलब होता है, कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ शेल हो गया 4 और l का मतलब होता है 2। तो इसका जब हम सिंपल रेशियो करेंगे तो ये आएगा 2:1। तो बच्चों अब हमारे पास ये जो 2/1 मैच कर रहा है वो B के लिए भी मैच कर रहा है, C के लिए भी मैच कर रहा है, इसलिए आंसर हो गया बच्चों D, दैट इज बोथ B एंड C। तो दोनों में बच्चों n1/2 2/1 आ रहा है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? ओके,
अब हम बात करते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू। फिर अगेन एक अच्छा सा क्वेश्चन बच्चों, हम जानते हैं mvr इक्वल्स टू nh/2 होता है। अब जो बच्चों h/2 है ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो हमने इस कांस्टेंट को हटा दिया तो mvr प्रोपोर्शनल टू n हो गया। हम जानते हैं बच्चों कि r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z होता है। z हम बच्चों फॉर एन एटम इसको फिक्स कर देते हैं, किसी एक एटम के लिए z तो क्या हो जाएगा बच्चों, फिक्स हो जाएगा। तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, मैं इसी को लिख सकता हूं बच्चों n स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r, या मैं इसी को लिख सकता हूं कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ r, जो मैंने यहां भी लिखा हुआ है बच्चों। तो हम n को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट r लिख सकते हैं, क्योंकि n प्रोपोर्शनल टू होता है अंडर रूट r, तो हमने लिख दिया अंडर रूट r। तो n की जगह लिखा अंडर रूट r, तो यानी एंगुलर मोमेंटम mvr अंडर रूट r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों आंसर हो गया मेरे पास बी, आंसर हो गया सेकंड, दैट इज अंडर रूट r। आंसर इज सेकंड। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बच्चों सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। बच्चों फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इक्वल्स टू 5। अब हमें इनकी वेलोसिटी का रेशियो लाना है, तो बच्चों हम जानते हैं v प्रोपोर्शनल टू z बाय n, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? अब बच्चों Z1 हो गया बच्चों हाइड्रोजन का, दैट इज 1। Z2 हो गया बच्चों लिथियम प्लस 2 का, दैट इज 3। तो मैंने पुट कर दिया एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। ठीक है, अब N1, अब बच्चों हाइड्रोजन के लिए उसने हमको बोला है N1 3, तो मैंने N1 की जगह पुट कर दिया 3, दैट इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड शेल। और इसके लिए बच्चों उसने हमसे बोला है कि जो N2 है वो है 5, दैट इज फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का कौन सा शेल बोला है बच्चों उसने हमसे, थर्ड शेल, तो हमने थर्ड शेल पुट कर दिया N1 की जगह 3। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 3, लिथियम के लिए फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब फिफ्थ शेल की बात हो रही है, हमने यहां पुट कर दिया। सॉल्व किया बच्चों, मेरे पास रेशियो आ गया वेलोसिटी का 5/9। तो इस तरह से बच्चों हमको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। तो बच्चों हमने टाइम पीरियड का रिलेशन देखा था, इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो Z1 हो गया बच्चों हाइड्रोजन के लिए 1, इसके लिए बच्चों हमसे कौन सी ऑर्बिट की बात हो रही है, सेकेंड ऑर्बिट की। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 पुट कर दिया और इसका N1 बच्चों 2 है। तो अब N1 का अगर आप क्यूब करोगे यानी 2 का अगर आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा बच्चों 8। तो N1 यानी कि N1 की जगह मैंने रखा 2 का क्यूब हो गया 8। ये हो गई बच्चों बात किसकी, हाइड्रोजन की। तो ये बात हो गई बच्चों हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अब बात करते हैं हम Z2 कौन है, लिथियम प्लस 2, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 3। तो हमने ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं बच्चों, लिथियम प्लस 2 के लिए। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और N2 बच्चों मेरे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, थर्ड ऑर्बिट, और इस 3 का जब मैं क्यूब करूंगा तो मुझे मिलेगा 27। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 3 का क्यूब किया, 27 मुझे मिल गया। इसको सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया 8/3। तो इस तरह से बच्चों रेशियो के क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज। हमसे बोल रहा है वो फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हीलियम प्लस में बच्चों। तो एक्चुअली वो हमसे दोनों के शेल के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। क्या बच्चों कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ये 1 2 3 4। तो वो हमसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है।
थर्ड और फोर्थ शेल के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें फोर्थ और थर्ड की रेडियस का डिफरेंस निकालना होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने पुट किया तो फोर्थ ऑर्बिट, तो यहां पर बच्चों n स्क्वायर बाय z, तो यहां n की वैल्यू हो गई बच्चों फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4 और यहां पर n की वैल्यू हो गई थर्ड ऑर्बिट के लिए 3। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 0.529 को कॉमन लिया, सॉल्व किया बच्चों, मेरे पास R4 माइनस R3 दैट इज दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया 1.585 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल इजी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, बच्चों इस बार एरिया की बात हो रही है, ऑफ सेकेंड शेल इन हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड शेल इन हीलियम प्लस। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि शेल का एरिया क्या होता है। तो बच्चों एरिया ऑफ शेल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो बच्चों एक कांस्टेंट है, पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, तो हम बोल सकते हैं कि जो एरिया है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, और जो आर होता है वो एन स्क्वायर बाय जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब बच्चों मैं यहां से सीधा लिख सकता हूं कि एरिया प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड का भी क्या स्क्वायर। मैंने इसको बच्चों यहां पे पुट कर दिया। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो एरिया प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 4 अपॉन जेड स्क्वायर हो गया बच्चों। अब मैं इससे रिलेशन लिख सकता हूं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू N1 की पावर 4 अपॉन Z1 का स्क्वायर, और मैं लिख सकता हूं N2 की पावर 4 अपॉन Z2 का स्क्वायर। अब बच्चों ये जो टर्म है ये मैं टर्म यूज कर लेता हूं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, और ये टर्म बच्चों हम यूज कर लेते हैं हीलियम प्लस के लिए। ठीक है, अब हमें वैल्यूज गिवन है, हम उनको पुट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मुझे वैल्यू गिवन है, हाइड्रोजन का कौन सा शेल है, सेकंड शेल, उसकी पावर 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मल्टीप्लाई हीलियम प्लस, यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है 2, उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय हीलियम के लिए कौन से शेल की बात हो रही है बच्चों, थर्ड शेल की, तो 3 की पावर 4। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। तो एक बार बच्चों हमने एरिया को रेडियस की जगह ये लिखा, ये आया, फिर हमने इससे रिलेशन लिखा। ये बच्चों 1 जो है वो मैं हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है, और ये जो बच्चों मैं यूज कर रहा हूं ये किसके लिए यूज कर रहा हूं, हीलियम प्लस के लिए। ठीक है, तो बच्चों हो गया हाइड्रोजन अपॉन हीलियम का रेशो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चों 64 डिवाइडेड बाय 81, दैट इज द रेशियो ऑफ एरिया। क्लियर बच्चों, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके बच्चों, अभी तक हमने एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल में रेडियस ऑफ शेल का फॉर्मूला डिराइव किया, उसके क्वेश्चन किए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला डिराइव किया और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। अब एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट अब हमारे पास आता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जब एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, जिसे स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या रहती है, अब हम उसी को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो बच्चों लेट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बी ई, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ई है, विच इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हम जानते हैं हाफ mv स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों फिजिक्स में हम पढ़ते हैं k q1 q2 अपॉन r होता है। जब भी कोई दो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन r डिस्टेंस पे, जब भी कोई दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ये होता है k q1 q2 अपॉन r। q1 बच्चों हमने पढ़ा था न्यूक्लियस का चार्ज, जो मैंने आपको बताया था Ze, और Q2 इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने पुट किया, ये हो गया माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। और जब हमने रेडियस का डेरिवेशन किया था तो वहां बच्चों हमारे पास एक ही टर्म आया था कि mv स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर बाय आर। हमने रेडियस के डेरिवेशन के टाइम पर बच्चों ये टर्म वहां पर देखा था कि mv स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर बाय आर। ठीक है, उसको जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा mv स्क्वायर की जगह पर तो बच्चों मेरे पास ये आएगा, सॉल्व करेंगे हमारे पास ये टोटल एनर्जी आएगी।
और हमने रेडियस का जो फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज r इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। इस रेडियस को बच्चों अब हम कहां पर पुट कर देंगे, हम इसको अब यहां पर पुट कर देंगे। हमने इसको यहां पुट किया, मेरे पास ये रिलेशन आएगा। तो बच्चों ये जो एनर्जी का रिलेशन आया है ये एक्चुअली हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अब हमने जो पूरा डेरिवेशन किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो कंक्लूजन आया है ये हमें याद होना चाहिए। अब वही बात, इसमें z एक वेरिएबल है, n एक वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये आएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों ये जो मेरे पास एनर्जी आई है वो मेरे पास बच्चों ये जूल में आई है और पर एटम आई है, एक एटम के लिए आई है बच्चों ये, ठीक है। एक एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आई है बच्चों ये जूल में। इसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करूंगा तो बच्चों ये आएगा। और जनरली हम जो फॉर्मूला याद रखते हैं, जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं कॉमनली अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होते हैं, बट ऐसा कुछ कंपलसरी भी नहीं है, जूल में भी पूछ लिया जाता है, बट हम उसका रिलेशन जानते हैं। तो आप बच्चों ये वाला रिलेशन अगर याद रखोगे फॉर न्यूमेरिकल्स तो ठीक है, अदरवाइज आप जूल वाला भी लर्न कर सकते हो। फिर हम इसको किलो जूल में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और कैलोरी में भी चेंज कर सकते हैं बच्चों। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई पर एटम, ठीक है बच्चों। और ये जो एनर्जी आई है बच्चों किलो कैलोरी, ये पर मोल के लिए आई है। किसके लिए आई है बच्चों, ये हमने 1 मोल के लिए निकाली है, मतलब एवोगैड्रो नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई करके निकाली है। तो ये पर मोल के लिए आई है, ये भी बच्चों पर मोल के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों 21.69 इंटू 10 टू दी पावर -19 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। ये जो एनर्जी आई है बच्चों मेरे पास जूल, ये एक एटम के लिए आई है। तो अगर मुझे इसको 1 मोल एटम्स के लिए लाना हो, पर मोल के लिए लाना हो, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 1 मोल के लिए आ जाएगी। तो मेरे पास बच्चों ये वैल्यू आएगी। और फिर किलो में लाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मेनली बच्चों आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है। बाकी हम ये कन्वर्जन्स बहुत इजीली क्वेश्चंस के थ्रू भी समझ सकते हैं और हमें आता भी है, ठीक है। अब इससे और क्या रिजल्ट देखने को मिलता है बच्चों, ये हमारे पास मेन फॉर्मूला आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का, ठीक है। यहां बच्चों ये कांस्टेंट टर्म है तो हम बोल सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू -z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहां पूछा जाता है कि जो माइनस साइन है एनर्जी में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये माइनस साइन यहां क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वो अभी हम बात करेंगे। उससे पहले दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। बोर्स मॉडल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है। Since n can have only integral values, it follows that total energy of the electron is quantized। बच्चों यहाँ जो n है वो एक इंटीग्रल वैल्यू ही हो सकता है, जीरो नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है, मतलब स्टेप बाय स्टेप होती है, पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। और वो पैकेट्स जो होते हैं एनर्जी के वो कभी फ्रैक्शन नहीं होंगे, ओके। अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइन की। बच्चों नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जाएगी, रिलीज होती जाएगी। तो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड इट इज टाइटली बॉन्डेड टुवर्ड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आता जाएगा, हमने पढ़ा था जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर शेल में आता है तो उसकी एनर्जी रिलीज होती जाती है, वो एनर्जी रिलीज करता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की सबसे कम एनर्जी कहां होगी, न्यूक्लियस के पास होगी, यानी फर्स्ट शेल में उसकी एनर्जी मिनिमम होगी बच्चों, और यहां पर उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों फर्स्ट शेल में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहां उसकी एनर्जी मिनिमम होती है। अब जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है
नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्डेड है, टाइटली अट्रैक्टेड है, क्योंकि यहां पर वो स्टेबल है, उसकी एनर्जी यहां मिनिमम है। जैसे जैसे दूर होता जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, और अभी हम इसको वैल्यू के थ्रू भी प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, ये बच्चों हमने कंक्लूजन्स देखे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस kZ²/r, और टोटल एनर्जी ये आया था बच्चों। काइनेटिक एनर्जी r के इनवर्स है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस r के इनवर्स है, और टोटल एनर्जी माइनस r के इनवर्स है। अगर रेडियस बढ़ेगा तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी कम होगी, रेडियस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि आगे माइनस साइन लगा हुआ है, रेडियस इंक्रीज होगा तो एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो बच्चों अभी हमने कहा था ना कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा रेडियस बढ़ती जाएगी शेल की, और एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम एनर्जी कहाँ होगी? उसकी न्यूक्लियस के पास होगी। क्लियर है? अब ये बच्चों हमें कंक्लूजन मेनली ध्यान रखना है। अगर आप इन तीनों रिलेशंस को देखोगे, अगर आप इन तीनों रिलेशन से देखोगे तो बच्चों आपको ये रिलेशन एज अ कंक्लूजन मिलेगा। तो ये कहाँ से आया है बच्चों? ये इन तीनों से ही आया है। इन तीनों को आप अच्छे से देखो, आपको यही रिलेशन देखने को मिलेगा। ओके, समझ आ रही है बच्चों बात? और जो हमने टोटल एनर्जी पढ़ी थी वो -Z²/n² के प्रोपोर्शनल है। यहां अगर बच्चों में इफ n को 1 कर दूं, अगर मैं n को 1 कर दूं तो बच्चों मुझे ये ग्राफ देखने को मिलता है, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है ना। अगर यहां माइनस नहीं होता तो ये ग्राफ बच्चों ऊपर होता, पॉजिटिव स्लोप होता। नेगेटिव साइन शो कर रहा है, दैट इज द नेगेटिव स्लोप। तो ये ग्राफ भी हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये रिलेशन बच्चों टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हमें याद होना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है।